Hello friends, welcome to our Polity PYQ discussion. This is the lecture number 17 and we are covering 30 years PYQ. So let's start today's session. हम DMP सीरीज में स्पेशल क्या कर रहे हैं एक बार उसे भी देख लेते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन का हम डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं और इसके अलावा हम एलिमिनेशन ट्रिक्स भी सीखते हैं और एप्टीट्यूड डेवलपमेंट जो कि यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। और जो भी ट्रैप्स और हैक्स यूपीएससी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन के अंदर सेट किए जाते हैं उसको भी हम फाइंड करते हैं और उसको हम कैच करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर किस वे में ईजिली आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस डीएमपी सीरीज़ में देख रहे हैं और ये हमारा लेक्चर 17 है। हम 16 लेक्चर्स में लगभग 160 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 30 ईयर्स के पीवाईक्यू कवर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? देखिए, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वो जल्दी जल्दी में ये पढ़ते ही नहीं है कि यहाँ पर करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट पूछा था। तो हम ये देखेंगे। दूसरा हम काम करेंगे कि ऑप्शन पर एक बार नज़र डालेंगे कि ऑप्शन किस तरीके से पूछे गए हैं। हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट रोंग करके हमारा एकदम ईजिली आंसर आ जाए। तो दूसरा काम हमें क्या करना है कि ऑप्शंस को देखना है। जैसे कि इसमें मतलब इसमें ये दिया है कि थर्ड भी करेक्ट है, मिनिमम 1 करेक्ट है और मैक्सिमम 3 भी करेक्ट है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from the disqualification on the ground of office of profit। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो 1959 है, ये कुछ ऐसी पोस्ट मतलब कुछ पोस्ट एग्जाम कर देता है डिस्क्वालिफिकेशन से। और किसके ग्राउंड पर? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि ऑफिस ऑफ ग्राउंड के बेस पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा, द एबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें याद नहीं है कि 5 टाइम्स है, लेकिन हमें यहाँ से एक चीज़ और सीखनी है और वो है कि हमें स्टेटमेंट पहले जितने भी स्टेटमेंट दिए सबको पढ़ना अच्छे तरीके से। हो सकता है कि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जो बिल्कुल ही रॉन्ग हो, और ऐसा हमें मिल गया तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़िए, मैं जो बात बोल रहा हूँ। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने पिछले सेशन में ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस तरीके से पूछता है कि डिफाइंड कोई वर्ड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड डिफाइंड है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है, मतलब ना के बराबर ही होता है। कोई चीज़ इतनी, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, पूरा वेल डिफाइंड करे। थर्ड स्टेटमेंट को हम यहाँ पर मानेंगे यहाँ पर रॉन्ग। अब देखिए, आप जैसे ही हमने थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग यहाँ पर माना, हमने एलिमिनेट करा ऑप्शन डी भी, सी भी और बी भी। हमारा आंसर बिना ये जाने कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, ये जो मेंशन एक्ट है, ये 5 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं, हमें नहीं पता। हमने सिर्फ थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट किया और हमारा आंसर आ गया ए, 1 एंड 2। तो ये है एलिमिनेशन ट्रिक, ये है अपना दिमाग खोलना, हर क्वेश्चन पर, हर वर्ड पर, हर स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट भी यहाँ पर अब राइट है, सेकंड भी राइट है कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिस पर कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो होती हैं ऐसी कुछ कुछ पोस्ट होती हैं, जैसे कि इस एक्ट में एक 2006 में एक एक्ट आया था। 2006 में एक एक्ट आया था, इसमें बोला गया था, कौन सा एक्ट था ये? पार्लियामेंट का प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट का कौन सा एक्ट था? प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट था ये 2006 का। और इसमें बोला गया था कितनी पोस्ट, मतलब 55 ऑफिसेस को, 55 जो ऑफिस थे जो मेंबर्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए थे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था डिस्क्वालिफिकेशन से। ठीक है,
कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। समझ गए? तो ये था हमारा राइट आंसर। अब देखिए ये 5 टाइम्स कब हुआ है, ये थोड़ा सा हम डेट ध्यान में रख लेंगे। 1960 में, इसके अलावा 1977 में, 1993 में, और 2006 में, और 2013 में भी। तो ये 5 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। देखिए ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, मेंशन है। ये है मेंशन, मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ये। और कहाँ पर मेंशन है ये मेंशन है आर्टिकल 102 क्लोज 1 का पार्ट ए। और एक आर्टिकल में और मेंशन है, आर्टिकल 191। इन 2 आर्टिकल्स में ये मेंशन है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है। और प्लस ये डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। और इसके अलावा ये जो है ना, ये इसमें भी डिफाइंड में नहीं है। आरपी एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें भी ये डिफाइंड नहीं है। तो ये मेंशन है, ठीक है। सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यह वर्ड जो है ये मेंशन है, डिफाइंड कहीं पर भी नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा, ये जो एडहॉक कमेटी है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमीशन, इसमें से कौन सा रिव्यू करता है, किस चीज़ को रिव्यू करता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स क्या, जैसे कि सेबी हो गया या फिर आरडीएआई हो गया, इस तरीके से जो होते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को, उनको रिव्यू करता है। और किन सेक्टर से रिलेटेड, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं यहाँ पर कौन रेगुलेट करता है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, एडहॉक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। थर्ड, फाइनेंस कमीशन। फोर्थ, फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स कमीशन एंड नीति आयोग। अब यहाँ पर भी अब थोड़ा सा अगर हम सोचें तो हमें फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग के पर्टिकुलर टास्क पता है कि इनका काम होता क्या है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर फाइनेंस कमीशन है ना, तो मैं दिमाग यहाँ पर ये लगा सकता हूँ कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि फाइनेंशियल डिवोल्यूशन से रिलेटेड, कि भाई फाइनेंस का किस तरीके से डिवोल्यूशन होना है स्टेट और यूनियन के बीच में। तो अगर मैं थर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट करूँ, क्योंकि ये तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि रेगुलेट करे किसी भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को या रिव्यू करे, इसका काम तो सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो जैसे ही मैं थर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट करता हूँ, तो अगर मैं एलिमिनेट करूँ यहाँ पर, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा चला जाता है। अब हमें ए और डी में कन्फ्यूजन है, जिसमें कि 2 को हमारा ऑलरेडी करेक्ट है, समझ गए। 2 हमारा इसमें भी मेंशन है और ऑप्शन नंबर डी में भी मेंशन है। अब 5 को देखिए, नीति आयोग। नीति आयोग कैसे रिव्यू कर सकता है, नीति आयोग का काम क्या होता है। नीति आयोग का काम होता है कि पॉलिसी को बनाना, मतलब थिंक टैंक, हमने पढ़ा है कि ये थिंक टैंक होता है, ठीक है, पॉलिसी बनाता है। लेकिन ये रिव्यू तो नहीं करता है, ना तो आरबीआई को या फिर सेबी को, जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होते हैं, ना सेबी ना ट्राई को, किसी को भी नहीं करता है। नीति आयोग को काम है थिंक टैंक करना, सिर्फ पॉलिसी का बनाना, ठीक है, प्लानिंग करना, ये इसका काम नहीं है। तो अगर हम 5 यहाँ पर एलिमिनेट कर दें, हमारा ऑप्शन होता है ए और बी। और अगर हम फोर्थ को भी एलिमिनेट करते तब भी ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेशन रिफॉर्म। ये तो हम रेयरली कहीं पर सुनते हैं, इसका जिक्र कहीं पर ज़्यादा होता नहीं है, कि लाइक लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये जिक्र नहीं होता। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स कमीशन, ये तो ऐसा कमीशन था जो सिर्फ एक बार बना था, और कब बना था, 2011 में बना था। ये वन टाइम था, इसकी इतनी रिलेवेंस नहीं है। तो इसको भी हम एलिमिनेट अगर कर देते तब भी हमारे ये बी और सी दोनों एलिमिनेट हो जाते, फिर हमें कन्फ्यूजन ए और डी में ही हो, ठीक है। तो ए भी करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट, ऑप्शन आ गया हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन द, अब देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट या इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है और ऑप्शन है
कि मैक्सिमम 3 सही है और मिनिमम 1 भी सही है, मतलब 2 भी ओनली सही हो सकता है। चलिए, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन was स्वतंत्रता पार्टी। ओके, नेक्स्ट, in the Lok Sabha, a leader of opposition was recognized for the first time in 1969। मतलब लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है वो पहली दफा कब रिकॉग्नाइज्ड किया गया था? 1969 में। थर्ड, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 75 members, its leader cannot be recognized as a leader of opposition। लीडर है यहाँ पर। अब देखिए, अगर देखिए कोई सीरियस एस्पिरेंट है, लक्ष्मीकांत तो पढ़ते ही हैं, उसमें हमने कभी ऐसा सुना हो कि कभी देखा हो कि यार लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए? 75 मेंबर्स है, 75 मेंबर से क्या ना होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर लोकसभा का तुम्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स, उसके कोई पार्टी है उसके पास 75 मेंबर्स नहीं है, तो उसका लीडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए 75 मेंबर्स, ऐसा कोई क्लियर कट 75 मेंबर्स यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर कितना है मेंशन? ये है मेंशन हमारा 10%, कि कोई ऐसी पार्टी है जिसने सिक्योर किए हैं 10% वोट, समझ गए, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, मतलब 10% उसने वोट सिक्योर किए हैं। और बेसिकली कितनी सीट्स हो गई हैं मिला करके? लाइक 55 सीट्स। और यहाँ पर दे रहा है कि 75 सीट, 75 मेंबर्स। तो थर्ड यहाँ पर रॉन्ग है, और थर्ड हमारा रॉन्ग है, तो सी और डी और ए यहाँ पर तीनों एलिमिनेट हो गया। ओनली 2 इज द आंसर। अब हमें यहाँ पर ये अगर पता था, क्योंकि ये कंसेप्चुअल भी था और ये तो हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर हमें 100% अगर कॉन्फिडेंस था कि हम थर्ड को रॉन्ग मान सकते हैं, तो हमें ये ज़रूरत भी नहीं थी कि हमें पता हो कि यार फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन को कब रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। ये हमें कोई ऐसा फैक्ट इतना ध्यान नहीं देता है कोई, लेकिन हमें फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी दोनों रेडी करने हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर भी धीरे धीरे फैक्ट की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। और फर्स्ट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है कि इन द फर्स्ट लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। और विनर पार्टी या रूलिंग पार्टी कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, बस इतना यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग parliamentary committees scrutinize the report of the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटिनाइज करती है और रिपोर्ट करती है किसको? हाउस को, कि जो भी पावर्स लाइक रूल्स बनाने की पावर, ठीक है, या रेगुलेशन बनाने की पावर, सब रूल्स बनाने की पावर, या लॉज बनाने की पावर, ये जो कन्फर्ड की गई है या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर डेलीगेटेड की गई पार्लियामेंट के द्वारा, क्या इस पावर को प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा या नहीं, ये इसमें पूछा जा रहा है। और ये जो प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जा रहा है कि ये स्कोप में है, ठीक है, स्कोप में किसकी? डेलीगेशन की, कि इसकी अथॉरिटी भी है, इसके जुरिडिक्शन के अंदर भी है या नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो रिपोर्ट देती है हाउस को कि यार जो भी पावर्स, रूल बनाने की पावर, रेगुलेशन बनाने की पावर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है या फिर जो पार्लियामेंट के द्वारा डेलीगेटेड की गई पावर है, क्या वो पावर प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। ये टफ क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था। नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन लक्ष्मीकांत में ही मेंशन है तो इतना भी टफ यहाँ पर नहीं कह सकते, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, यही कमेटी बेसिकली होती है
और ये बेसिकली क्या इंश्योर करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करे अपनी पावर्स को, रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, ठीक है, विद इन द स्कोप ऑफ डेलीगेशन, जो भी उसको डेलीगेशन पार्लियामेंट की तरफ से मिला है। समझ गए? मतलब बेसिकली वो अपनी जो भी अथॉरिटी है ना उसको एक्सीड ना करे, उसकी लिमिट में रहकर ही अपना काम करे। अब यहाँ पर एक कमेटी हो रहा है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। इस कमेटी के बारे में देख लेते हैं। ये कमेटी क्या है? बेसिकली जैसे कि नेम में इसके मेंशन है एश्योरेंस, मतलब ये क्या एग्जामिन करती है? एश्योरेंस को, प्रॉमिस को और अंडरटेकिंग्स को, ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स के द्वारा लिया जाता है, जो भी मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए कोई मिनिस्टर प्रॉमिस करता है या फिर अंडरटेकिंग लेता है, शपथ वगैरह लेता है, तो उसको एग्जामिन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एश्योरेंस, प्रॉमिस या फिर अंडरटेकिंग्स गिवन बाय मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, और उन पर रिपोर्ट भी करती है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें लोकसभा में अगर ये होती है तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 10 मेंबर्स होते हैं। और ये फर्स्ट कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1953 में ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी, ठीक है। अब एक यहाँ पर कमेटी मेंशन है, रूल्स कमेटी। ये रूल्स कमेटी क्या है? बेसिकली रूल्स कमेटी क्या है कि ये असिस्ट करती है किस चीज़ में? लाइक फ्रेमिंग करने में, ठीक है, और अमेंडमेंट करने में, जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है, ताकि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है ना पार्लियामेंट में वो अच्छी तरीके से चल सके। तो बेसिकली असिस्ट करती है ये रूल, मतलब फ्रेम करने में या फिर अमेंडमेंट करने में, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशन होते हैं उन सबको, जो मतलब बिजनेस, पार्लियामेंट में जो बिजनेस होता है ना उसको स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, ये इसका काम होता है रूल्स कमेटी का। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें होते हैं 15 मेंबर्स अगर लोकसभा के केस में, और 16 मेंबर राज्यसभा के केस में, ठीक है। इसमें जो इसका एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है ना, वो कौन होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है। कौन होता है? स्पीकर। और इसका कौन होता है? इसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये क्या होता है? ये तो टाइम्स को एलोकेट करती है कि भाई किस बिल पर कितना कंसिडरेशन होना चाहिए, या फिर किसी बिजनेस को चलाने के लिए, कोई डिस्कस करने के लिए कितना टाइम एलोकेट होना चाहिए। ये शेड्यूल को भी डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट के सेशन किस शेड्यूल में होंगे। ये सारी चीज़ें ये करती है एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ क्या करती है? एलोकेट टाइम, ठीक है। अगर हम इसमें देखें लोकसभा के केस में, तो लोकसभा के केस में कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। राज्यसभा के केस में कितने मेंबर होते हैं? 11 मेंबर होते हैं, ठीक है। और स्पीकर यहाँ पर चेयरमैन होता है इसका। चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर। और इसका इसका एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ही होता है राज्यसभा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा? नॉट करेक्ट। ये ध्यान देने वाली बात है, नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा है। चलिए पढ़ते हैं। रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मनी बिल कौन कौन से होते हैं? अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल, मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ओनली देख करके इस स्टेटमेंट को सोचेंगे यार ये रॉन्ग है। पूरा पढ़ लीजिए पहले। A bill shall be deemed to be money bill if contains only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration और regulation of tax। कि भाई जो भी एक बिल तभी मनी बिल माना जाएगा जब वो उसमें प्रोविजन कैसे हो, लाइक
इम्पोजिशन से रिलेटेड हो, अबोलिशन से रिलेटेड हो, रेमिशन से, अल्ट्रेशन से, रेगुलेशन से, किसी भी टैक्स के, क्या वो मनी बिल माना जाएगा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और अभी मैं दिखाऊंगा कि क्यों करेक्ट है। सेकंड क्या है? अ मनी बिल, ये करेक्ट है। सेकंड, अ मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भाई ऐसा कोई मनी बिल है जिसमें कि प्रोविजन है किससे रिलेटेड? कस्टडी से रिलेटेड। किसकी कस्टडी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। ये भी यहाँ पर करेक्ट है एकदम। सी देखिए, अ बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये है। और डी क्या है? अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोरोइंग मनी से रिलेटेड है और किसी भी जो गारंटी है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई उससे रिलेटेड है, तो ये भी माना जाएगा मनी बिल। लेकिन सी यहाँ पर नहीं है, ऐसा मनी बिल नहीं है जो रिलेटेड हो अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। कोई मनी यहाँ पर लेनी है या फिर विड्रॉ करनी है ना, तो उससे रिलेटेड कोई अप्रोप्रिएशन ऐसा है, वो मनी बिल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है सी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ओनली वाला था, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या मेंशन है। देखिए, देखिए ये था आर्टिकल 10 यहाँ पर। आर्टिकल 110, इसमें देखिए पढ़िए, फॉर द पर्पस ऑफ द चैप्टर ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली, if it contains only only provision dealing with all or any of the matters। इसमें कौन सा? imposition, abolition, remission, alteration of any tax। ये यहाँ से सीधा यहाँ पर स्टेटमेंट उठाया गया है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है ये, टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन विद द imposition, abolition, ये सारी चीजें यहाँ से उठाई हैं, सीधे आर्टिकल से ही क्वेश्चन आएगा। बोरिंग मनी से रिलेटेड ये देखिए, बोरिंग ऑफ मनी और एनी गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट पढ़िए यहाँ पर। सेकंड, सॉरी यहाँ पर पढ़िए, ये डील्स विद द बोरिंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा जो टेस्ट हुआ था ना, ये थर्ड क्यों करेक्ट है? ये देखिए, थर्ड इसलिए करेक्ट है, यहाँ सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जगह यहाँ पर कंटिजेंसी फंड ऑफ कर दिया गया। और इसमें क्या मेंशन है? द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया था जिसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। बाकी इसमें जितने भी स्टेटमेंट आए थे सीधे आर्टिकल से यहाँ पर रिलेटेड थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, जैसे मनी बिल से रिलेटेड या फिर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, ये हमें एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जो बेयर एक्ट होता है उसमें देखने चाहिए, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज से ऑप्शन यहाँ पर बन जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय। भाई लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर कौन फिल कर सकता है? एनीवन रेसाइडिंग ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कोई भी जो भी इंडिया में रह रहा है, चाहे बच्चा हो या फिर कोई 18 ईयर्स का हो या फिर कोई कैसा भी हो, मतलब ऐसा थोड़ी है। रेसाइड इंडिया में तो बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग, किसी की एज कम है, किसी की ज़्यादा है, तो कोई भी नहीं कर सकता ना। अगर वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए उसकी एज 18 नहीं है, तो वो ही नहीं कर सकता। एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन नहीं, ऐसे भी नहीं है कोई भी सिटीजन हो। सिटीजन तो मतलब वो भी होता है जिसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से कम होती है, ये भी गलत है। अब बी और सी देखिए, अ रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी इलेक्टेड। और सी देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम appears in the electoral roll of constituency and this C seems correctly likely। ये हमें लग रहा है कि यार ये करेक्ट होना चाहिए, तो आंसर हमारा सी ही है, क्योंकि जो सिटीजन हो सकता है जिसका जो नेम है वो इलेक्टोरल रोल माना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में उसका नेम आ रहा है, देन इट इज एलिजिबल
फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, और सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर नहीं है कि ऐसा रेजिडेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो जहाँ से वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी प्रोविजन नहीं है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर है। और आरपीए में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिए हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए? पहला है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा है कि उसकी एज है वो नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब एटलीस्ट 25 का तो वो होना चाहिए। और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये इसमें 3 कंडीशन है। 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी इलेक्टेड। देखिए इसमें देखते हैं करेक्ट पूछा है। लोकसभा में कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है? फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? FPTP सिस्टम, ये बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको एटलीस्ट 50% वोट लाना ही चाहिए, नहीं। इसमें अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 40% आए, किसी के 30% आए, किसी के 20% आए, जिसमें ज़्यादा जिसको मिले, जिसको 40% मिले हैं उसको ही यहाँ पर विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो ये सिस्टम है कि जिसको ज़्यादा मिले वही जीत जाएगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि एटलीस्ट उसको 50% लाने ही चाहिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ये था कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको ये पता है कि FPTP सिस्टम क्या है, इजीली इस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फिर देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डेफिनेशन वाला सिस्टम वही देखिए इसमें। इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर पोस्ट टू द अपोजिशन। यह क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है? नहीं, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है कि जो स्पीकर होने चाहिए वो रूलिंग पार्टी से होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी पार्टी से होना चाहिए, और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन से होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। और आंसर आ गया हमारा डी, नीदर 1 नॉर 2। ये कन्वेंशन है, ना कि एक ऐसा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अब क्वेश्चन 8, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल पार्लियामेंट करती है, और किन फंक्शन से करती है? यहाँ 3 फंक्शन दिए गए हैं, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो तीनों के जरिए करती है, एडजर्नमेंट मोशन से भी, क्वेश्चन आवर से भी, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से भी। और डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये एडजर्नमेंट मोशन क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये क्या है। देखिए जब मैं बात करता हूँ ना किसकी, एडजर्नमेंट मोशन की, तब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अटेंशन को ड्रॉ करना। किसकी अटेंशन को ड्रॉ करना? हाउस की, हाउस की अटेंशन को ड्रॉ करना। अटेंशन कहाँ पर? अटेंशन किसी भी मैटर पर, मान लीजिए कोई डेफिनेट मैटर है भाई, कोई डेफिनेट इंपॉर्टेंट मैटर आ गया जिसमें कि हाउस की हमें अटेंशन डालनी है। अब डेफिनेट मैटर कौन सा हो सकता है? जो भी लाइक अर्जेंट मैटर है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, ठीक है, उससे कोई रिलेटेड मैटर है, तो यहाँ पर उस मतलब हाउस की अटेंशन उस मैटर पर आनी चाहिए, उस मुद्दे पर आनी चाहिए, इसलिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। समझ गए? लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये कब लाया जाता है? जब सपोर्ट मिले। किसकी सपोर्ट मिले? 50 मेंबर्स की, 50 मेंबर्स की सपोर्ट इसको मिलनी चाहिए, इसको एडमिट करने के लिए। समझ गए? अब देखते हैं क्वेश्चन आर क्या है। क्वेश्चन आर क्या है? ये तो मेंबर्स के द्वारा यूज किया जाता है, मेंबर्स को यूज करते हैं। और मेंबर्स किस लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं?
उनके डिसीजन से, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन करने के लिए। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं कि उनके डिसीजन से, उनके एक्शन से, ठीक है, या फिर उनकी फंक्शनिंग्स हैं, उनके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंबर्स। अच्छा, ये होता कब है? ये क्वेश्चन आवर जो होता है ना, जनरली यूजुअली कब होता है? पहले घंटे में, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। समझ गए? इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल क्वेश्चन भी, ओरल एंड रिटन क्वेश्चन, दोनों तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन हैं ये प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा ही पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चन है ना ये प्राइवेट मेंबर्स भी पूछ सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली मिनिस्टर्स पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ये कहाँ पर मेंशन है? पूरा क्वेश्चन आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं फॉलो अप क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन आर्ट्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए लेकिन उन पर इतना क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तब इसमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉलो अप क्वेश्चन ये होते हैं, ये भी मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर पूछे जाते हैं। जब इनिशियल आंसर प्रोवाइड हो जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा, उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये फर्दर प्रूविंग को, क्लैरिफिकेशंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। ग्रेटर स्क्रूटनी होती है, ठीक है, फंक्शनिंग की अच्छी तरीके से ओवरसाइट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन, एक होता है यहाँ पर अनस्टार्ड क्वेश्चन और एक होता है यहाँ पर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्टार्ट में क्या होता है कि ओरल आंसर होता है, इसमें क्या होता है? ओरल आंसर यहाँ पर होते हैं, ओरल आंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी इसके बाद भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जवाब दिया ओरली, तो ओरली जो काउंटर क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं वो एकदम से हो सकते हैं। तो मतलब इस पे जो है इसके फर्दर भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि रिटर्न आंसर दिया जाता है। जब एक बार रिटर्न आंसर दिया जाता है तब इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर और भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और शॉर्ट नोटिस क्या होता है, ये भी आस्क हो जाते हैं कि 10 दिन के पीरियड से पहले ही। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए शॉर्ट नोटिस जो होता है ना, 10 दिन के बाद पूछा, 10 दिन का उसमें टाइम होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई अर्जेंट मैटर है तो 10 दिन से पहले भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे 3 प्रकार के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन पर। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट who is not elected but only nominated by the president of India। देखिए प्राइवेट मेंबर पर बोल रहा है कि एक ऐसा बिल है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, समझ गए, बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये इलेक्टेड नहीं होने चाहिए लेकिन नॉमिनेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट मेंबर बिल है ना, जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो किसी भी मेंबर, एनी मेंबर के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो नॉमिनेशन, मतलब कि कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं हो, नहीं, किसी भी मेंबर के द्वारा यहाँ पर हो सकता है, एनी मेंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है। सेकंड, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। मतलब कि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से केवल एक ही जो पार्लियामेंट बिल है ना अभी रिसेंटली पास हुआ, ऐसे ही बोल रहा, 2017 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अब तक टोटल 14 पार्लियामेंट प्राइवेट जो बिल हैं वो यहाँ पर पास हो चुके हैं इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ हो, लेकिन 1970 से कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ, ये भी हमें ध्यान रखना है, सिंस 1970। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट इज करेक्ट। 10,
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट on any item in the state list in the national interest if a resolution of that state is passed by the। देखिए जब भी हमने देखा है कि स्टेट लिस्ट पर जब भी कोई पार्लियामेंट क्या बनाती है, नेशनल इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेट करती है उसके आइटम पर, स्टेट लिस्ट के आइटम पर, तो रिजोल्यूशन किससे पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए। राज्यसभा, इसका आंसर है डी, राज्यसभा बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट। सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी वैसे ही गलत हो गया, ये गलत है। तब लोकसभा मेजोरिटी, लोकसभा को इसमें रोल नहीं है, ना ही सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी, इसमें रोल किसका है, राज्यसभा का। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये आर्टिकल 249 में मेंशन है, 249 नंबर आर्टिकल में ये मेंशन है। ओके, चलिए ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 80 नंबर सेशन में। सेकंड टेस्ट भी यहाँ पर पॉलिटी का रेडी हो चुका है, वो अपलोड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड यहाँ पर हो जाएगा, उसको भी आप लगाइए, उसमें भी 100 क्वेश्चन है। अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर कितने हमने किए हैं, लगभग 170 क्वेश्चन। तो लगभग 3 दिन के अंदर वो क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, जो पॉलिटी का सेकेंड टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर 2 आवर्स की टाइम होगी, वो आपको लगाना है, ताकि हमारा जो PYQ का रिवीजन है वो भी साथ के साथ यहाँ पर चलता रहे। और टेलीग्राम का लिंक जो है ना इसका, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, धन्यवाद।